हिंदी साहित्य का इतिहास। तपस्वी पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट युवती संजीवित वेंकटेश महाजन वरिष्ठ महाविद्यालय के हिंदी विभाग में आपका फिर से स्वागत है। BA तृतीय वर्ष षष्ठ सत्र हिंदी ऐच्छिक प्रश्न पत्र क्रमांक 14 अर्थात आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास, इस विषय पर हम आज चर्चा करेंगे। इससे पूर्व कल की तासिका में हमने आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास का पाठ्यक्रम हमने आपके सम्मुख रखा था और उस पाठ्यक्रम के अनुसार आज हम आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। आधुनिक काल, जैसा कि हमने 5वें सत्र में आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल का अध्ययन किया था, उसी प्रकार इस सत्र में हमें आधुनिक काल का अध्ययन करना है। सबसे पहले हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि आधुनिकता क्या होती है। जब तक हम इस बात को समझेंगे नहीं, तब तक हम आधुनिक साहित्य के इतिहास का अध्ययन नहीं कर पाएंगे। सबसे पहले हम आधुनिकता की अवधारणा को प्रस्तुत करने का प्रयास करते हैं। आधुनिकता एक सापेक्षित अवधारणा है। प्राचीन मूल्यों की सापेक्षता में वर्तमान नवीन मूल्यों का निर्धारण ही आधुनिकता है। G.S. फ्रेजर के अनुसार आधुनिकता को अपनी सुरक्षा के लिए अतीत से संबंध रखना चाहिए। हिंदी के सुप्रसिद्ध समीक्षक डॉक्टर जगदीश गुप्त के अनुसार आधुनिकता का मूल मानवतावादी दृष्टि है। यह दृष्टि ही सुविचारित आधुनिक दृष्टिकोण है। यह बहुत महत्वपूर्ण बात है, ध्यान दें। इसमें मनुष्य महत्वपूर्ण है। आधुनिकता का मूल मानवतावादी दृष्टि है। अब हम देखेंगे कि आधुनिकता के लक्षण कौन कौन से हैं। आधुनिकता के भेदक लक्षण, आधुनिकता जिसके कारण हम प्राचीन और मध्य युग को अलग कर सकते हैं, ऐसा आधुनिकता के भेदक लक्षण कौन कौन से हैं, हम आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास करेंगे। ध्यान दें, आधुनिकता एक सापेक्षिक अवधारणा है। आधुनिकता की व्याख्या अतीत की समकक्षता एवं सापेक्षता में ही संभव है। जो भी आज आधुनिक है वह भविष्य में पुरातन हो जाएगा। जो भी आज आधुनिक है वो भविष्य काल में पुरातन हो जाएगा। अनुभूति और संवेदना का नयापन ही आधुनिकता कहलाती है। क्या महत्वपूर्ण चीजें ध्यान दें। यहां महत्वपूर्ण बात यह है कि आधुनिकता में अनुभूति और संवेदना का नयापन आधुनिकता कहलाती है। आधुनिकता से जुड़कर सुरक्षित, आधुनिकता अपने अतीत से जुड़कर के सुरक्षित रह सकती है। भले ही आधुनिकता आधुनिक काल अतीत से अलग है, प्राचीन काल से मध्य युग से अलग है, किंतु उसे अपने अतीत से जुड़कर ही रहना पड़ता है। आधुनिकता का मूल आधार मानवतावादी दृष्टि है। ध्यान दें कि प्राचीन काल में या मध्य काल में राजा, महाराजा, ईश्वर, धर्म ये मानव चिंतन के केंद्र में था, किंतु पहली बार आधुनिकता के आधार पर देखा जाए तो साहित्य ही नहीं, संपूर्ण चिंतन के केंद्र में मानव आया है। इसीलिए आधुनिकता का मूल आधार मानवतावादी दृष्टि है। यह साहित्य, धर्म, दर्शन सभी के प्रति नवीन दृष्टिकोण का आविर्भाव ही आधुनिकता है। साहित्य की सभी विधाओं में आधुनिकता स्पष्ट दिखाई देती है। मतलब साहित्य की कोई भी विधा हो, चाहे वो कविता हो, चाहे कहानी हो, उपन्यास हो, नाटक हो, एकांकी हो, रेखाचित्र हो, संस्मरण हो, यात्रावृत्त हो, सभी ओर ये आधुनिकता में देखने मिलती है। साथ ही साथ आधुनिकता ज्ञान, विज्ञान और टेक्नोलॉजी के कारण संभव है। अर्थात देखिए, आधुनिक बात अगर देखें तो आधुनिकता का आरंभ फ्रेंच राज्य क्रांति से होता है और फ्रेंच राज्य क्रांति के बाद में जो कुछ नए नए व्यवसाय आए, नए नए कल कारखाने बने, उसके आधार पर एक कामगार वर्ग, जिसको हम श्रमिक वर्ग कहते हैं, ये निर्माण हुआ और बाद में चल करके उस
श्रमिक के कामों को कम करने के लिए विज्ञान के अलग अलग आविष्कार होते रहे और उन आविष्कारों के आधार पर ज्ञान, विज्ञान और तंत्र ज्ञान, जिसे टेक्नोलॉजी कहा जाता है, प्रौद्योगिकी कहा जाता है, उसका फलक विस्तीर्ण होता रहा और उस आधार पर हम देखते हैं कि ज्ञान, विज्ञान और इस तंत्र के आधार पर ही ये आधुनिकता संभव है। और इस आधार पर अगर हम देखें तो अल्बर्ट आइंस्टाइन नाम के जो बहुत बड़े वैज्ञानिक थे, उनके दो सिद्धांत हैं, क्वांटम सिद्धांत और सापेक्षता सिद्धांत। और इन दो सिद्धांतों ने यह सिद्ध किया है कि न कोई सार्वभौमिक सत्य है और न कोई शाश्वत नैतिकता। इस आधार पर देखा जाए तो आधुनिकता में जो क्वांटम सिद्धांत अल्बर्ट आइंस्टाइन ने और जो सापेक्षता का सिद्धांत अल्बर्ट आइंस्टाइन ने रखा, उसके आधार पर ये बात सिद्ध हो चुकी है कि अब कोई भी सार्वभौमिक सत्य नहीं है और न ही कोई शाश्वत नैतिकता हो सकती है। इसके आधार पर आज के यह विज्ञान का युग आया है और इस विज्ञान के युग का प्रभाव जाने अनजाने मनुष्य पर होता रहा है, मानव समुदाय पर होता रहा है, मानव चिंतन पर होता रहा है और इससे साहित्य भी अछूता नहीं है। देखिए, आधुनिक ज्ञान विज्ञान ने मनुष्य को बुद्धि सम्मत बना दिया है। पहले वो भावुक व्यक्ति था, लेकिन अब वो बुद्धि सम्मत बन गया है। इतना ही नहीं, प्रसिद्ध चिंतक नीत्शे ने एक घोषणा की कि ईश्वर मर गया है और इस घोषणा के कारण बौद्धिक जगत में क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ और इस क्रांतिकारी परिवर्तन के आधार पर यथार्थ का स्वरूप बिल्कुल बदल गया है। अब देखिए, इससे पहले मनुष्य हमेशा ये चिंतन करता था कि मैं जो कर रहा हूं वो सही है या नहीं, वो सही है या गलत है, वो पाप है या पुण्य है, धर्म या अधर्म है, अच्छा या बुरा है। लेकिन अब वो चीज नहीं है। अब ये जो सारे पाप, पुण्य, धर्म, अधर्म, अच्छे बुरे की जो कसौटियां धर्म ग्रंथ में निर्धारित की गई थी, उनकी प्रामाणिकता समाप्त हो चुकी है। क्योंकि सारे धर्म सारे धर्म ग्रंथ कहीं ना कहीं मानवता की उपेक्षा कर रहे हैं, मानव की उपेक्षा कर रहे हैं। उनके केंद्र में ईश्वर या कोई एक ऐसी अवधारणा है जो इस जगत से अलग है। उसके स्थान पर अब केवल जिसको हम कहते हैं कि भौतिकवाद की बात आ गई है और इसके कारण जो पुराने मूल्य थे वो विघटित हो गए हैं। अब कोई नए मूल्य आए हैं और पुराने मूल्यों का विघटन हो चुका है। विज्ञान की प्रगति ने निश्चयवादी सिद्धांत को, जिसको हम कहते हैं निश्चयवादी सिद्धांत को, खोखला सिद्ध किया है। अणुओं की सत्ता के असिद्ध हो जाने के बाद अब अणुशक्ति ऊर्जा में बदल जाती है और शक्ति अणु में। इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो ऊर्जा कभी खत्म न होने वाला सिद्धांत है विज्ञान का, क्योंकि कभी भी कोई भी ऊर्जा समाप्त नहीं होती, अपितु उस ऊर्जा का रूपांतरण अलग दूसरी ऊर्जा में होता रहता है। और इस वजह से निश्चयात्मकता मतलब किसी भी एक विशिष्ट वस्तु को यही है ऐसा हम पक्का कह नहीं सकते। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से उसको अलग अलग रीति से समझना पड़ेगा, अलग अलग चीजों में समझना पड़ेगा। और इसमें एक नया दर्शन आया जिसको कहते हैं अस्तित्ववादी दर्शन, एक्जिस्टेंशियलिज्म। और एक्जिस्टेंशियलिज्म में जो अलग अलग लोग हैं उनका भी यहाँ बहुत बड़ा योगदान है। और अस्तित्ववादी दर्शन में इस चीज को स्वीकार किया है कि अब निश्चयात्मकता की समाप्ति हो चुकी है। मतलब कोई भी एक वस्तु जैसी हम देखते हैं, सोचते हैं, ठीक वैसे ही है, ऐसे नहीं, क्योंकि उस वस्तु के प्रति अलग अलग दृष्टिकोण हो सकते हैं, उस अवधारणा के प्रति अलग अलग दृष्टिकोण हो सकते हैं। अब ध्यान दें कि यहाँ अस्तित्ववादी दर्शन जो है, अस्तित्ववादी दर्शन, इस अस्तित्ववादी दर्शन ने अपने जितने भी पूरे पहले दर्शन थे, इसके पहले जितने भी तत्व ज्ञान थे, जितनी भी फिलॉसफियां थी, उन सभी फिलॉसफियों और विज्ञान की अमूर्तता पर आक्रमण कर दिया है। उसने अपने ठोस अनुभव, जो एकदम ठोस अनुभव है, केवल वायवीय अनुभवों की बात नहीं, उस ठोस अनुभव और प्रत्येक व्यक्ति के
बुनियादी सवालों के साथ उसे जोड़ दिया है। और प्रत्येक व्यक्ति, जिस प्रकार से हमारे भारतीय परंपरा में गौतम बुद्ध जैसे दार्शनिक हो चुके थे, जिन्होंने एक नई विचारधारा सामने लाई कि मनुष्य का जीवन वेदना से युक्त है, दुख से युक्त है। और ठीक यही बात इसमें दिखाई देती है कि जो अस्तित्ववादी चिंतक है, उनके माध्यम से उन्होंने दुख, निराशा, व्यक्ति की व्यग्रता, अकेलापन, मृत्युबोध, स्वतंत्रता, त्रासदी, ये सारे बुनियादी सवाल निर्माण हो चुके हैं। मतलब मनुष्य है तो मनुष्य दुख से जन्मता है, दुख लेकर ही मरता है। मनुष्य के जीवन को जब तक जीता रहता है वो अनेक बार निराश हो जाता है। मनुष्य अपने आप को किसी काम में व्यग्र रखता है। मनुष्य हमेशा अकेला होता है। मनुष्य को ये अब सामुदायिकता की वो चीज नहीं लगी, क्योंकि मनुष्य का अस्तित्व अगर है तो उसे व्यक्तिगत रूप में ही देखना पड़ेगा, अकेलेपन में देखना पड़ेगा। फिर उसके बाद मनुष्य जन्मा है तो मरेगा निश्चित, परंतु इस मरने से जो एक प्रकार की विशेष अनुभूति हो जाती है उसे मृत्युबोध कहा जाता है। और प्रत्येक मनुष्य अपने अपने विचार करने में, अपने निर्णय लेने में स्वतंत्र है। और इस स्वतंत्रता का मोल उसे चुकाना पड़ता है समाज के कारण, राष्ट्र के कारण, धर्म के कारण। जो अलग अलग संकल्पनाएं, अलग अलग अवधारणाएं इसके पूर्व उपलब्ध थी, उनके ठेकेदारों के द्वारा उसकी स्वतंत्रता पर कुठाराघात होगा और उसे त्रासदी से भी गुजरना पड़ेगा। तो इस प्रकार से ये अस्तित्ववादी दर्शन कहता है। एक और महत्वपूर्ण बात कि अस्तित्ववादी दर्शन वो सामूहिकतावाद और निश्चयवाद को नकारता है। अर्थात अब देखिए, मनुष्य की वैयक्तिकता, इंडिविजुअलिटी बहुत महत्वपूर्ण कही है इस अस्तित्ववाद में। और वो समुदायवाद, सामूहिकतावाद या समुदायवाद का समर्थन नहीं करता, अभी तो उसे सही से नकार देता है। साथ ही साथ वो निश्चयवाद के विरुद्ध खड़ा होता है। इतना ही नहीं, मनुष्य स्वतंत्र निर्णय लेने में स्वतंत्र है। देखिए, समर्थ है, प्रत्येक मनुष्य अपने अच्छे या बुरे का विचार करके अपना निर्णय लेने के लिए वो समर्थ है और उसके लिए वो खुद जिम्मेदार है। प्रत्येक व्यक्ति अपने अच्छे या बुरे भविष्य के लिए वो स्वयं जिम्मेदार होता है। अब इसमें जो चिंतक थे, इन चिंतकों के, जैसे कि अभी नीत्शे जी का नाम लिया था, वैसे ही कुछ और भी हैं, सोरेन, किरकेगार्ड, सार्त्र, ऑल्वेयर कामू वगैरह। तो इन चिंतकों ने ये सबसे महत्वपूर्ण बात ये कही है कि ये जो अस्तित्ववादी चिंतन है उसमें मानवतावाद महत्वपूर्ण है, वहां सामुदायिकतावाद नहीं रहेगा, वहां किसी प्रकार से निश्चयात्मकवाद नहीं रहेगा। और उसकी जगह वह अनेकांतवाद जैसा जैनियों का है। और गौतम बुद्ध का जो मूल सूत्र है कि मनुष्य के जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो दुख है, और इस दुख से तरण करने के लिए, निर्वाण की ओर जाने के लिए उन्होंने जो कुछ कहा है अपने ग्रंथों में, अपनी वाणी से, उससे ये अलग एक प्रकार का आधुनिक दृष्टिकोण है और ये भौतिकवादी दर्शन है। और इस अस्तित्ववादी दर्शन में जितने भी अलग अलग नीत्शे हैं, सार्त्र हैं, किरकेगार्ड हैं या फिर ऑल्वेयर कामू हैं, इन सभी चिंतकों के चिंतन का परिणाम हिंदी साहित्य पर पड़ा है। केवल हिंदी साहित्य नहीं, विश्व की सभी भाषाओं के साहित्य पर पड़ा है। और वो हमें हिंदी साहित्य पर उसका प्रभाव हमें दिखाई दे सकता है। और ये प्रभाव दिखाई देता है अजनबीपन के माध्यम से, अकेलेपन के माध्यम से, मृत्यु बोध, व्यर्थता, ये सारी प्रवृत्तियां जहां हैं, ये सब आधुनिकता के परिणाम स्वरूप ही हमारे सम्मुख आई हैं, निर्माण हुई है। अब ये जो चिंतन है, अस्तित्ववादी चिंतन, यह आधुनिकता का एक महत्वपूर्ण भाग है और इसी चिंतन के आधार पर आधुनिक साहित्य खड़ा है। हालांकि एक बात ध्यान में रखें, जब हम मध्य युग का अध्ययन करते हैं, खास करके भक्तिकाल का अध्ययन करते हैं, तो वहां संत काव्य की पृष्ठभूमि में आद्य शंकराचार्य जी का अद्वैतवाद है। उसके उपरांत अगर हम देखें, सूफी संत कवियों के पीछे भी इस्लामी तत्व चिंतन, सूफी तत्व चिंतन है, उनकी फिलॉसफी है। उसके उपरांत कृष्ण काव्य जो है, उस कृष्ण काव्य के पीछे
वल्लभाचार्य जी का जो महत्वपूर्ण चिंतन है, जिसको हम शुद्धाद्वैतवाद कहते हैं, और उसके उपरांत अगर देखा जाए तुलसीदास जैसे राम के जीवन पर लेखन करने वाले कवियों के पीछे दार्शनिक पृष्ठभूमि के रूप में रामानुजाचार्य जी का एक विशिष्टाद्वैतवाद चल रहा है। ठीक उसी प्रकार से आधुनिक काल में सबसे महत्वपूर्ण अगर कोई वाद है तो उसे कहते हैं हम अस्तित्ववाद। अब हम धीरे धीरे देखने का प्रयास करेंगे कि आधुनिक काल में किस प्रकार से अलग अलग युगों का निर्माण हुआ, खास करके जो पहला युग है, आधुनिक काल का पहला युग भारतीय युग, उसकी ओर अब हम आपका ध्यान आकर्षित करने का प्रयास करेंगे। देखिए, हिंदी साहित्य का आधुनिक काल, हिंदी साहित्य का आधुनिक काल जो है, हिंदी साहित्य का आधुनिक काल साहित्यिक दृष्टिकोण से एक श्रेष्ठ युग है। जिस प्रकार से हम भक्ति काल को स्वर्ण युग कहते हैं, छायावाद को हीरक युग कहते हैं, ठीक उसी प्रकार से भी भारतेंदु युग जो है आधुनिक काल का पहला पड़ाव जो है, जो 1857 से 1902 के बीच का कालखंड है, वह साहित्यिक दृष्टि से सुसंपन्न ऐसा काल है और जिसमें सबसे ज्यादा योगदान भारतेंदु हरिश्चंद्र का रहा। इसलिए इस काल का नाम भारतेंदु युग है। और इस युग में खड़ी बोली हिंदी में गद्य लिखा जा रहा था और ब्रज भाषा में पद्य लिखा जा रहा था, और उस दृष्टि से खड़ी बोली और ब्रज भाषा का गद्य लेखन की दृष्टि से इसे स्वर्ण काल कहा गया है। अब हम धीरे धीरे देखेंगे कि आधुनिक काल क्या है और आधुनिक काल का काल विभाजन और उसका नामकरण किस प्रकार से किया गया है, जो हमारी की परंपरा है। आधुनिक काल का परिचय प्राप्त करने से ये बात आपके ध्यान में आ जाएगी कि जो रीति काल के बाद हिंदी में साहित्य आया, उसकी समय सीमा वगैरह कहाँ तक है। भारतीय इतिहास का आधुनिक काल 19वीं शताब्दी से आरंभ होता है। साहित्य में आधुनिक काल का प्रारंभ भारतेंदु युग से होता है और आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने आधुनिक काल की सीमा 1843 से 1923 तक मानी है। आधुनिक काल को अनेक विद्वानों ने अलग अलग नाम दिए हैं। शुक्ल जी ने आधुनिक काल को गद्य काल कहा है, रामकुमार वर्मा ने आधुनिक काल कहा है, मिश्र बंधुओं ने वर्तमान काल कहा है, गणपति चंद्रगुप्त ने फिर से आधुनिक काल कहा है। तो आधुनिक काल में जो साहित्य रचा गया वो साहित्य रीतिकालीन दरबारी परिवेश से निकल करके जनजीवन के निकट जा रहा था और इसी कारण इस काल में अनेक गद्य विधाओं का भी विकास हुआ और इस काल में खड़ी बोली में कविताएं लिखी जानी आरंभ हुई। इसे राष्ट्रीय चेतना का काल भी कहा जाता है। साथ ही साथ एक महत्वपूर्ण नाम इसे दिया जाता है, वह नाम है पुनर्जागरण काल। पुनर्जागरण काल यह भी एक नाम लिया जाता है। अब हम ये देखने का प्रयास करेंगे कि यदि आचार्य शुक्ल जी ने इस काल को गद्य काल नाम दिया है, क्योंकि ध्यान रहे चाहे हिंदी साहित्य का आदि काल हो, चाहे भक्ति काल हो या फिर उसके उपरांत रीति काल हो, इसमें अधिकतर कविताएं लिखी गई। गद्य लगभग बहुत कम छिटपुट गद्य लिखा गया। अब इस गद्य का आरंभ हिंदी में कैसे हुआ, ये आज हम देखने का आपके सम्मुख प्रयास करेंगे। इसके पहले हमें ये देखना है कि भारतेंदु युग आरंभ होने से पहले हिंदी में खास करके ब्रज भाषा में और खड़ी बोली में कौन कौन सा गद्य लिखा गया। सबसे पहले हम देखते हैं कि हिंदी गद्य का उद्भव और विकास ब्रज भाषा और खड़ी बोली दोनों में हुआ है। मतलब खड़ी बोली में गद्य बहुत अधिक लिखा गया, बाद में ब्रज भाषा में गद्य बाद में बिल्कुल नहीं लिखा गया, परंतु पहले प्रारंभिक प्रयासों में यहां हम देखते हैं कि गद्य ब्रज भाषा और खड़ी बोली दोनों में लिखा गया। और इसके विकास में, गद्य के विकास में एक संस्था ने बहुत बड़ा योगदान किया है, उसका नाम है फोर्ट विलियम कॉलेज, जिसकी स्थापना ईस्वी सन 1800 में हुई थी। और इसमें जो
भाषा मुंशी थे जिनमें लल्लू जी लाल, सदल मिश्र, सदा सुखलाल नियाज और इंशाअल्लाह खान, इन्होंने प्रारंभिक गद्य रचा। इन प्रारंभिक गद्य रचनाओं में लल्लू जी लाल का प्रेम सागर, सदल मिश्र का नासिक तत्वोपाख्यान, सदा सुखलाल नियाज का सुख सागर और इंशाअल्लाह खान की रानी केतकी की कहानी, यह महत्वपूर्ण गद्य इस काल में मिलते हैं। और इन सभी रचनाकारों ने खड़ी बोली और ब्रजभाषा से संबंधित अलग अलग रचनाएं की थी, चाहे वो गद्यात्मक हो या पद्यात्मक हो, लेकिन अधिकतर रचनाएं इन्होंने गद्यात्मक किया और गद्य में ब्रजभाषा और खड़ी बोली इन दोनों का प्रयोग किया है। ब्रजभाषा गद्य की प्रारंभिक जो रचनाएं हैं उन पर भी विचार करना पड़ेगा। जैसे अभी हमने नासिकोत्तोपाख्यान, सुख सागर, रानी केतकी की कहानी, यह प्रारंभिक खड़ी बोली गद्य की बात की थी। उसी प्रकार प्रारंभ में कुछ ब्रजभाषा गद्य भी की रचनाएं भी हमें यहाँ देखने को मिलती हैं। अगर ब्रजभाषा गद्य की बात करें तो प्रारंभिक रचनाओं में आचार्य शुक्ल जी के अनुसार वल्लभाचार्य जी के पुत्र विठल नाथ ने श्रृंगार रसमंडन नाम की रचना की थी, जो ब्रजभाषा की गद्य की पहली रचना मानी जाती है। और इसके बाद में गोकुलनाथ नाम के वैष्णव कवि ने, वैष्णव लेखक ने 84 वैष्णवों की वार्ता और 252 वैष्णवों की वार्ता, इस प्रकार के ब्रजभाषा गद्य की रचनाएं लिखी हैं। अब देखिए कि 84 वैष्णवों की वार्ता 17वीं शताब्दी में रची गई है और जिसमें वल्लभाचार्य जी के जो शिष्य हैं, वल्लभाचार्य और उनके पुत्र विठल नाथ के जो शिष्य हैं, चाहे जिनमें सूरदास हैं, नंददास हैं या अलग अलग जो पुष्टि मार्ग के कवि हैं, वैष्णव कवि हैं, उनके जीवन का वृत्तांत किया है। और 200 वैष्णवों की वार्ता में औरंगजेब के काल में लिखी गई ये गोसाई विठल नाथ के शिष्यों का, ध्यान रहे 84 वैष्णवों की वार्ता में वल्लभाचार्य जी के शिष्यों की वार्ता है और 252 वैष्णवों की वार्ता में विठल नाथ के, मतलब वल्लभाचार्य जी के पुत्र विठल नाथ के शिष्यों का वर्णन है। इतना ही नहीं, उसके बाद नाभादास नाम के कवि ने अष्टयाम नाम की ब्रजभाषा गद्यात्मक रचना की है और इसमें भगवान श्री रामचंद्र जी की दिनचर्या का वर्णन किया गया है। अष्टयाम मतलब आठों याम, एक प्रहर या आयाम, यह 4 घंटों का होता है, तो उस प्रकार से पूरी दिनचर्या का वर्णन किया गया है और ये ब्रजभाषा में लिखा गया गद्य है। इसके उपरांत हम देखते हैं कि गद्य लेखन का उतना प्रचार प्रसार न होने के कारण ब्रजभाषा के गद्य का पूरा विकास नहीं हो पाया। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, ध्यान रखें। ये इसलिए जरूरी है आपको समझना क्योंकि आचार्य शुक्ल जी ने अगर इस काल का गद्य काल नाम दिया है तो इस गद्य काल में खड़ी बोली के साथ साथ ब्रजभाषा की जो रचनाएं हुई हैं वे भी महत्वपूर्ण है, लेकिन ब्रजभाषा के गद्य का पूरा विकास नहीं हो पाया क्योंकि ब्रजभाषा में अधिकतर कविताएं ही रची गई, गद्य बहुत कम रखा गया। इस वजह से इसके गद्य का विकास जितना चाहिए होना था उतना नहीं हो पाया। अब इसमें एक बात और, जो प्रारंभिक रचनाएं हैं गद्य की ब्रजभाषा में, उनका भी यहाँ वर्णन आपको समझना पड़ेगा। तो पहली रचना है श्रृंगार रसमंडन, जो गोसाई विठल नाथ ने रची है। गोसाई विठल नाथ ये वल्लभाचार्य जी के पुत्र हैं। अष्टयाम यह नाभादास ने रचना की है। 84 वैष्णवों की वार्ता गोकुलनाथ ने, 252 वैष्णवों की वार्ता गोकुलनाथ ने, अगहन महात्म्य वैकुंठमणि शुक्ल, वैशाख महात्म्य वैकुंठमणि शुक्ल और बेताल पचीसी ये सूरत मिश्र। तो इस प्रकार से ये जो ग्रंथ हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 जो ग्रंथ हैं, ये 7 ग्रंथ प्रारंभिक ब्रजभाषा गद्य के ग्रंथ हैं और इनमें ये सारी रचनाएं हमें प्राप्त होती हैं। अब ये तो बात हुई ब्रजभाषा गद्य की। अब हम आगे चर्चा करेंगे वह है, आगे जो हम चर्चा करेंगे वह खड़ी बोली गद्य की रचनाओं के बारे में।
अब देखिए, जब हम खड़ी बोली के गद्य की रचना की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे सामने जो लेखक आते हैं वे हैं कवि गंग। और कवि गंग द्वारा रची गई एक पुस्तक है खड़ी बोली गद्य की पहली पुस्तक, जिसका नाम है चंद छंद वर्णन की महिमा। चंद छंद वर्णन की महिमा यह ग्रंथ है। यह खड़ी बोली हिंदी का पहला गद्य ग्रंथ है। 1794 में रामप्रसाद निरंजनी नाम के एक कथावाचक ने भाषा योग वासिष्ठ नाम का एक ग्रंथ रचा, जो संस्कृत के योग वासिष्ठ ग्रंथ का हिंदी अनुवाद था। और इस ग्रंथ का महत्व इसलिए है, जिस प्रकार से मराठी में संत ज्ञानेश्वरी का महत्व है, क्योंकि उन्होंने गीता का पद्यानुवाद या उसका विश्लेषण मराठी में करने की कोशिश की थी। ठीक उसी प्रकार से यहाँ भाषा योग वासिष्ठ नाम के ग्रंथ में खड़ी बोली के प्रारंभिक गद्य को प्राप्त होता है। अब देखिए कि मुंशी सदाशिवलाल न्यास, लल्लू जी लाल, इनसे पहले रामप्रसाद निरंजनी ने खड़ी बोली के गद्य का प्रारंभिक और प्रांजल रूप, परिमार्जक रूप प्रस्तुत किया हुआ था। फिर अगर देखा उस दृष्टि से आचार्य शुक्ल जी ने रामप्रसाद निरंजनी को पहला प्रौढ़ गद्य लेखक माना है। अब दूसरे आते हैं लल्लू जी लाल। लल्लू जी लाल, जैसा कि इससे पूर्व भी कहा था कि फोर्ट विलियम कॉलेज में एक महत्वपूर्ण भाषा मुंशी थे और इन्हें उर्दू, खड़ी बोली, हिंदी और ब्रज भाषा इन सभी में इन्होंने गद्य में पुस्तकें लिखी, जिनमें माधव विलास और सभा विलास नाम के ब्रज भाषा पद्य का संग्रह था। और उन्होंने प्रेम सागर नामक पुस्तक में विष्णु पुराण, श्रीमद् वेदव्यास द्वारा रचित विष्णु पुराण के 10वें स्कंध का हिंदी अनुवाद किया है। ध्यान दें, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि लल्लू जी लाल ने विष्णु पुराण के 10वें स्कंध का हिंदी अनुवाद किया हुआ था। उसके उपरांत सदर मिश्र नाम के एक महत्वपूर्ण लेखक ने, जो बिहार के निवासी थे, वे भी फोर्ट विलियम कॉलेज में भाषा मुंशी पद पर थे। उन्होंने भी जो रचना की है उसमें खड़ी बोली गद्य की प्रमुख पुस्तक लिखी, जिसको नासिकेतोपाख्यान कहा जाता है। और यह भारतीय ज्ञान परंपरा के उपनिषद ग्रंथ हैं, उनमें से कठोपनिषद के नचिकेता आख्यान पर आधारित है। इसके उपरांत तीसरे आ जाते हैं लेखक मुंशी सदाशिवलाल न्यास, जो दिल्ली के निवासी थे और उन्होंने भी लल्लू जी लाल की तरह ही सुख सागर नाम से श्रीमद् भागवत के उन्होंने विष्णु पुराण के प्रसंग को लेकर के लिखा है और सुख सागर में श्रीमद् भागवत का हिंदी अनुवाद किया है। लेकिन मुंशी जी की यह जो भाषा है वह हिंदुओं की विशिष्ट बोलचाल की भाषा थी, खड़ी बोली थी, जिसमें उर्दू मिश्रित हिंदी उर्दू मिश्रित भाषा का प्रयोग किया गया था। इसके उपरांत जो प्रारंभिक गद्य लेखक हैं उनमें नाम आता है राजा लक्ष्मण सिंह जी का, जिन्होंने 1861 में आगरा से प्रजा हितैषी नामक अखबार निकाला था, वर्तमान पत्र निकाला था। और उन्होंने संस्कृत के सुप्रसिद्ध नाटककार कालिदास के नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम का हिंदी अनुवाद प्रस्तुत किया था। और ध्यान दें, यही वह पुस्तक है जिसके माध्यम से सर मोनियर विलियम्स ने आगे जाकर के अंग्रेजी अनुवाद किया और वह संपूर्ण विश्व भर में प्रकाशित हुआ और यहीं से भारतीय साहित्य की संपूर्ण विश्व में एक धाक पहुंच गई। साथ ही साथ राजा लक्ष्मण सिंह के साथ साथ एक अन्य राजा हैं शिव प्रताप सिंह, जिनको सितारे हिंद उपाधि अंग्रेजी सरकार ने दी थी। उन्होंने भी हिंदी में रचना की और उनके साथ ही बंगाल के बाबू नवीनचंद्र राय ने भी हिंदी में रचना की। लेकिन यहाँ एक दो गुट ऐसे आ गए, इनमें से राजा लक्ष्मण सिंह के गुट के लोग संस्कृत प्रचुर हिंदी लिखा करते थे और शिवप्रसाद सिंह सितारे हिंद जी के गुट के लोग उर्दू प्रचुर हिंदी में लिखा करते थे।
और भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने आगे चल करके इन दोनों शैलियों का एकत्रीकरण करके अपनी स्वयं की एक नई शैली बना दी। इतना ही नहीं, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के पूर्व का जो हिंदी गद्य है उसमें ये जो दो शैलियां थी जिनका हमने उल्लेख किया, एक उर्दू दास शैली जिसमें शिव प्रसाद सिंह सितारे हिंद लिखा करते थे, और एक में संस्कृत प्रचुर हिंदी जिसमें राजा लक्ष्मण सिंह लिखा करते थे। भारतेंदु जी की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि उन्होंने राजा लक्ष्मण सिंह और राजा शिव प्रसाद सिंह इन दोनों के भी शैली का मध्यम मार्ग अपनाया। इसके उपरांत एक अन्य लेखक आते हैं इंशाअल्लाह खान, जिन्होंने हिंदी की पहली प्रारंभिक खड़ी बोली की कहानी लिखी जिसका नाम है रानी केतकी की कहानी। और इसके उपरांत हम देखते हैं कि इंशाअल्लाह खान ने ये जो रानी केतकी की कहानी की रचना की वो विक्रमी संवत 1855 से लेकर के 1860 के बीच में की। तो ये जो प्रारंभिक लेखक हैं जिनमें राम प्रसाद निरंजनी, लल्लू जी लाल, सदाशिवलाल नियाज, उसके उपरांत हमने इंशाअल्लाह खां, शिव प्रसाद सितारे हिंद और राजा लक्ष्मण सिंह की बात की थी। तो इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण रचनाएं इस काल में की और इन रचनाओं के माध्यम से उन्होंने बहुत सा हिंदी का प्रचार प्रसार करने का प्रयास किया। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद जी ने काशी में रह करके बनारस अखबार निकाला और इनके महत्वपूर्ण पुस्तकों में, इनकी महत्वपूर्ण रचनाओं में आलसियों का कीड़ा, मानव धर्म का सार, राजा भोज का सपना, उपनिषद सार, इतिहास तिमिरनाशक, भूगोल हस्तामलक आदि महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। सितारे हिंद, जिनका पूरा नाम राजा शिव प्रसाद सिंह सितारे हिंद है, उन्होंने हिंदी की रक्षा के लिए बड़ी चतुराई से मुसलमान नेताओं को बाहर कर दिया उन्होंने, और सर सैयद अहमद खान का वो बार बार विरोध करते रहे और आगे चल करके इसमें यानी ईसाई पादरियों ने भी हिंदी गद्य के विकास के लिए बहुत प्रयास किया और एक महत्वपूर्ण रचनाकार इस काल के हुए हैं रेवरेंड जे न्यूटन। इन्होंने हिंदी की पहली गद्यात्मक कहानी रानी केतकी की कहानी के बाद में आती है जिसका नाम है जमींदार का दृष्टांत। उन्होंने भी बहुत महत्वपूर्ण बात की है, रचनाएं की है। इसके उपरांत हम देखते हैं कि खड़ी बोली गद्य के अंतर्गत खड़ी बोली गद्य के अंतर्गत जो महत्वपूर्ण रचनाएं हुई उन पर भी एक नजर डालेंगे। पहली खड़ी बोली गद्य की पहली रचना यहाँ प्राप्त होती है हमें, वह है भाषा योग वासिष्ठ, जिसके लेखक कथावाचक राम प्रसाद निरंजनी है। दूसरा पद्म पुराण का भाषा अनुवाद पंडित दौलत राम, मंडोवर का वर्णन पंडित दौलत राम, सुख सागर सदाशिवलाल नियाज, नासिक के चौपख्यान सदल मिश्र और रानी केतकी की कहानी इंशाअल्लाह खान। तो आज हम यहाँ रुक जाते हैं। कल की तासिका में हम 1857 की क्रांति का किस प्रकार से प्रभाव आधुनिक काल पर पड़ा उसको लेकर हम चर्चा करेंगे। धन्यवाद। इस वीडियो को देखने के लिए सभी मित्रों और छात्रों का हार्दिक धन्यवाद। कृपया करके इस हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, पसंद कीजिए। यदि आप इस वीडियो के बारे में कुछ कहना चाहते हैं तो कृपया कमेंट बॉक्स में जाकर के अपनी टिप्पणी लिखिए। यदि आपको सचमुच पसंद आ गया हो यह वीडियो तो अन्य मित्रों और छात्रों को अग्रेषित कीजिए, फॉरवर्ड कीजिए। और इसी प्रकार के वीडियो आप और अन्य भी देखना चाहते हैं तो कृपया हमारा यह जय हिंदी जय नागरी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए। उसके लिए केवल इस
बेल आइकॉन को, घंटी को स्पर्श करना होगा और आप इस चैनल के सदस्य बन जाएंगे और इसी प्रकार के अनेक वीडियो आपको प्राप्त होते रहेंगे। फिर से एक बार धन्यवाद। जय हिंदी, जय नागरी।